हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोशनी गौतम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडू ग्रोन में स्वागत करती हूँ। तो मनी एंड क्रेडिट के आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर्स हो गया है, चैनल में रखा है, आप जाके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। क्वेश्चन आंसर्स मेनली आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, राइट। बट मैं आपको पैटर्न बताऊंगी कि आपने कौन से, अगर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्या आ रहा है और आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, और कैसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आ सकते हैं, 3 मार्क्स में आ सकते हैं और 5 मार्क्स में आते हैं। तो बेसिकली मैं आपको पैटर्न बताऊंगी, पैटर्न की आपने एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है। तो वैसे आप लिख के आइएगा तो आपको फुल मार्क्स आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ मनी एंड क्रेडिट के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं अगर एग्जामिनर, तो आपने 40 वर्ड्स में देना है आंसर अपना। कैसे देना है चलिए देखिए। आपको अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं तो मेनली आपसे कोई वर्ड डेफिनेशंस पूछ सकते हैं कि बाटर सिस्टम क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मनी क्या होता है, चेक्स क्या होते हैं, क्रेडिट क्या होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में आएंगे जो कि आपको 40 वर्ड्स में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट हम पूछ सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैसे भी पूछ सकता है। तो आपने कैसे आंसर देना है, तो जब आपको मेनली पूछेगा, फर्स्ट देखिए जो है हमारे स्क्रीन पे, तो पूछेगा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मीडियम एक्सचेंज वो एक्सचेंज होता है जहां पर बायर एंड सेलर, मार्केट में कौन होते हैं, बायर एंड सेलर होते हैं। वो दोनों गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, और किससे करते हैं, मनी से करते हैं। तो इसीलिए मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि बायर एंड सेलर दोनों एक दूसरे से गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, और किसके थ्रू कर रहे हैं, मनी के थ्रू कर रहे हैं। तो ये हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड आता है बाटर सिस्टम। बाटा सिस्टम आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो पहले, बहुत पहले जमाने में क्या होता था कि लोगों के पास मनी नहीं होती थी, हमारे पास कोई एक्सचेंज करने का मीडियम नहीं था कि हम किससे कौन से क्वांटिटी क्या रखें जिससे मनी को एक्सचेंज करते। तो लोग पहले जमाने में क्या करते थे कि कमोडिटी एक्सचेंज करते थे, कि अगर आपके पास शूज है और आपके पास एनिमल्स हैं तो शूज के बदले एनिमल्स को एक्सचेंज कर लेते थे। और कोई भी चीज जैसे वीट हो गया, वीट के बदले गुड्स हो गया, कोई भी गुड्स हो गया जैसे कि शूज हो गया, उसके एक्सचेंज कर लेते थे। मेनली क्या होता था कि अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, सर्विसेज क्या होता है, इनटेंजिबल, जिसपे आप नहीं देख सकते। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या आप कैसे पढ़ा रही हूँ आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो गुड्स को सर्विसेज, सर्विसेज को गुड्स में एक्सचेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो बाटर सिस्टम में मेनली गुड्स एंड सर्विसेज कमोडिटी की एक्सचेंज करते थे, कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था जैसे अब है मनी, ठीक है। तो बाटर सिस्टम में आपने ऐसे लिख के आना। डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, डबल ऑफ कॉन्फिडेंस वांट वो चीज होती है जहां पे बायर एंड सेलर दोनों एग्री हो जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए, वो होता है डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट, राइट। आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सिक्स, कोलेट्रल क्या होता है। दूसरा नेम अगर हम बोला जाए तो ये सिक्योरिटी होती है, कि अगर आप किसी से गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं और बदले में आप मनी नहीं पे कर रहे हैं, बाद में पे करेंगे, तो आप एक सिक्योरिटी जमा करते हैं उस लेंडर के पास, कि अगर आप फ्यूचर में अगर वो चीज आप लेंडर मनी लौटा नहीं पाए, तो वो जो लेंडर है वो आपकी जो भी कोलेट्रल था, जैसे कोलेट्रल क्या होता है, लैंड हो गया, आपकी हाउस हो गई, आपके पास ज्वेलरी है वो रख दिया, तो एज अ सिक्योरिटी रखता है लेंडर, कि अगर फ्यूचर में आपने नहीं पे किया तो कोलेट्रल को बेचकर, सिक्योरिटी को बेचकर, लाइक लैंड हो गया, ज्वेलरी हो गई, उसको बेचकर अपनी जो वो उसने मनी है उसको रिकवर कर लेते हैं। तो कोलेट्रल ये होता है। कोलेट्रल क्या होता है कि अगर इनकेस आप, जो बोरोअर है वो फ्रॉड कर लेता है, वो कहता है अब मैं आपको नहीं लौटाऊंगा,
तो जो लेंडर होता है, जो चीजें देता है, वो क्या कहता है, वो कोलेट्रल को बेचकर अपना मनी रिकवर कर लेगा, दैट इज कोलेट्रल। ओके। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अगर आप सेविंग्स करते हैं और सेविंग्स करके अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो वो क्या है, बेसफुल है। तो सेविंग करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट किसमें, दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। देखिए, आप फिजिकल एसेट्स में भी कर सकते हैं। फिजिकल एसेट्स क्या बोला जाए, देखिए फिजिकल एसेट्स में भी कर सकते हैं। फिजिकल एसेट क्या है, जैसे मशीन हो गया, फैक्ट्री हो गया, लैंड हो गया, तो ये फिजिकल एसेट्स हो गए। और मॉनेटरी एसेट्स क्या होता है, जब आप शेयर डिवेंचर्स, आप हायर क्लासेस में जाओगे तो सीखोगे, तो शेयर्स एंड डिवेंचर्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये होता है मॉनेटरी इन्वेस्ट एसेट। ठीक है, तो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं बच्चों, फिजिकल एसेट्स और एक होता है मॉनेटरी एसेट्स में। जो सेविंग्स करते हैं, सेविंग्स को फर्दर और भी, जैसे अगर आपके पास 10 रुपए है, उसे 15 रुपीज बनाना है, तो 15 रुपीज बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट किस किस चीजों में कर सकते हो, फिजिकल एसेट में भी कर सकते हो, मॉनेटरी एसेट में कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि जो आपके पास सेविंग्स है उसको मल्टीपल बनाने के लिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट। समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यस मैम मुझे समझ आ रहा है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, लोगों के पास सेविंग्स होती हैं तो वो क्या करती हैं कि वो सिक्योरिटी, अगर वो घर अपने पास रखेंगी तो चोरी भी हो सकती है, क्या पता चूहा लेके उसको काट भी सकता है ना। तो क्या करते हैं, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो सेविंग करते हैं, वो अपने बैंक में जाके डिपॉजिट करा देते हैं। जब वो कराते हैं तो उनको जो उनके पास मनी है उसका मल्टीपल मिलता है, उनपे इंटरेस्ट भी मिलता है, कुछ बढ़ा के पैसा मिलता है। और उसके बाद अगर उनको जरूरत पड़ती है इन फ्यूचर में तो वो बैंक जाके और वो अपने मनी को ले भी सकते हैं। तो ऑन डिमांड वो अपने मनी को ले सकते हैं, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, आप अपनी मनी सेविंग्स बैंक में रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो आप जाके ले भी सकते हैं, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। ओके। मनी क्या होता है, पहले क्या होता था, हमारे पास कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, तो लोग क्या करते थे, कमोडिटी के बदले कमोडिटीज एक्सचेंज करते थे। किसी के पास गाय होता था वो गाय दे देता था, जिसके पास शूज होता था वो शूज हो जाता। तो इसमें क्या हो रहा है, पता नहीं चलता था, गाय की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, शूज की जो मेजरमेंट वैल्यू है वो कम है, तो ये दोनों मिसमैच हो जाते, कोई क्वांटिटी नहीं थी उनके पास, कोई मीडियम नहीं था। तो मनी इंट्रोड्यूस हुआ। मनी से क्या हुआ, एक्सचेंज जो हम करते हैं, ट्रांजैक्शन हम करते हैं, वो बहुत इजी हो गया। तो मनी से क्या हुआ कि अगर आपके पास मनी है तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज इजीली खरीद सकते हो। अगर आपको 10 रुपए की चीज चाहिए तो 10 रुपए की ही कमोडिटी आपको प्रोवाइड होगी। अगर आपको 100 लाख की चाहिए तो लाख रुपीज की कमोडिटी आपको देगा सेलर। तो इससे मीडियम ऑफ एक्सचेंज इजी हो गया, इसलिए मनी क्या है, ट्रांजैक्शन और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए बहुत इजी हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्रेडिट। आप देख रहे हो, अगर आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनर पूछता है तो आप ऐसे आंसर्स दीजिएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्रेडिट, दूसरे नेम से अगर हम क्रेडिट को दूसरा नेम दिया जाए तो हम उसको लोन बोलते हैं। लोन क्या होता है कि अगर आपके पास मनी नहीं है, अभी आपके पास मनी नहीं है बट आपको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि आप मुझे अभी गुड्स एंड सर्विसेज दे दीजिए, मैं आपको जो मनी है वो बाद में दूंगा। तो आपने क्या किया, एक तरह से लोन ले लिया। लोन ले लिया तो आप बैंक में भी जा सकते हैं लोन लेके, और या जो बिजनेसमैन आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है उससे भी ले सकते हैं। तो क्रेडिट क्या होता है कि फ्यूचर पेमेंट होता है, कि अभी मैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा हूं लेकिन अभी पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम बाद में पेमेंट करेंगे, दैट इज क्रेडिट। और दूसरे नेम से इसको हम लोन भी कहते हैं, राइट। चलिए, चेक क्या होता है, आपने बैंक में अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ जाते होंगे तो बैंक में जाने के बाद एक ना
कागज सा होता है, इतना सा शेप, मेरे पास है नहीं वरना मैं आपको दिखा देती। तो चेक क्या होता है? तो चेक क्या होता है बच्चों कि आपके पास एक पीस ऑफ पेपर होगा, उसमें आपकी सारी डिटेल्स होगी, जैसे अकाउंट, बैंक जो होता है ना, जब आप डिपॉजिट कराते हो अपनी मनी तो आपको एक बैंक अकाउंट देता है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो फिर बैंक अकाउंट देता है, आपका नाम होता है, उसके बदले आप क्या कर सकते हैं, बैंक में जाएंगे, पैसे ले भी सकते हैं और पैसे को डिपॉजिट भी करा सकते हैं। तो एक पीस ऑफ पेपर, इससे क्या होता है कि इजी ट्रांजेक्शन होता है, मनी को ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आप इसमें अपना डिटेल्स भर के देते हैं और अगर आपका मनी डिपॉजिट है बैंक में, तो आप इजीली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मनी ले सकते हैं, मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ई चेक के थ्रू क्या होता है, इजी हो जाता है, हमें मनी को इधर उधर ले जाना, चोरी हो सकती है। इस वजह से हमें एक जो आरबीआई, जो आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुना होगा, जो हर कंट्री की क्या होती है, सेंट्रल बैंक, उन्होंने अथोराइज कर दिया है कि इस पीस ऑफ पेपर, उनका जो स्ट्रक्चर होता है मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो पीस ऑफ पेपर दे देते हैं, उन्होंने अथोराइज किया है, और आप इसके बदले बैंक में डिपॉजिट भी करा सकते हो और मनी और उससे निकाल भी सकते हो। राइट? तो ये चेक होता है। अगर आप नहीं जानते तो आज आप घर जाओगे, अगर आपके पापा आएंगे और बोलना कि पापा मुझे चेक दिखाइए, चेक कैसा होता है। राइट? तो अब ऐसे आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप भी पूछ सकता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। ओके, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो देखिए, आप लोग जब खेलने जाते हो तो आप एक ग्रुप बना लेते होगे कि ये जो बॉय है, ये जो गर्ल है, वो मेरे ग्रुप में है। ओके, और हम ग्रुप में खेलेंगे। वैसे ही क्या होता है, कोई रूरल एरिया जहाँ पे विलेजेस वगैरह, वहां पे रूरल एरिया में दो चार लोग क्या करते हैं, एक दूसरे एक जॉइंट एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसको हम इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगी फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। अभी आप सुनिए कि क्या होता है इनफॉर्मल सेक्टर। जो दो चार लोग ग्रुप बना लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि अगर जिसके पास पैसा हो गया, वो क्या करते हैं, डिपॉजिट करा देते हैं, और जिसको जो जरूरत होती है उस पैसे को यूज कर सकता है। अब फर्स्ट पर्सन ने उस पैसे को यूज किया, अपने बिजनेस में लगा लिया। अब थर्ड पर्सन को जरूरत पड़ी तो वो थर्ड पर्सन भी वो पैसे जो इकट्ठा किया सबने, वो यूज करके वो अपने डेवलपमेंट पर्पस में यूज कर लगता है। तो एक ग्रुप बनाते हैं और म्यूचुअल डेवलपमेंट करते हैं एक दूसरे का, और उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर, जो कि गवर्नमेंट ने सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ से क्या है समझ आ रहा है, वर्ड से ही समझ आ रहा है कि अपने आप ही डेवलपमेंट करो। ठीक है, लोगों के विलेज में क्या होता है, कोलेट्रल नहीं होता। बैंक जो होती हैं वो ना जब लोन देती हैं तो वो बहुत सारे कोलेट्रल्स मांगती हैं, सिक्योरिटी मांगती हैं। तो विलेजर के पास, पुअर पर्सन के पास इतनी सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, तो उनको डिफिकल्ट होता है लोन लेने में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाई गवर्नमेंट में, जिससे क्या होता है, चार पांच लोग कंबाइंड हो जाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और वो म्यूचुअल डेवलपमेंट करते हैं। ओके, तो ये हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। फोटोज में भी देखिए, ये देखिए बहुत सारी लेडीज हैं और ये अपना वर्क कर रही हैं, देख रहे हैं आप, कैंडल्स बना रही हैं। तो ये सारे क्या म्यूचुअल डेवलपमेंट कर रहे हैं। और ये सबसे देखिए, ये सारे ग्रुप एक ग्रुप में ज्वाइंट होके और इसमें अपना म्यूचुअल डेवलपमेंट कर रहे हैं, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब हम देखेंगे कि जो आपने जो चैप्टर पढ़ा उसमें आपको बताया गया टीचर्स के द्वारा कि एक सेक्टर होता है फॉर्मल सेक्टर और वो दूसरा क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, जिससे आप पैसे ले सकते हैं। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप या तो बैंक में जाओगे या आसपास के पड़ोसी के पास चले जाओगे। अगर आप बैंक के पास जाते हो, दैट इज वो क्या हो गया,
फॉर्मल सेक्टर, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड है, उसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, उसमें क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप बैंक में जाते हैं तो वो क्या होगा फॉर्मल सेक्टर, अगर आप आस पड़ोस से ले लेते हैं जो वो क्या हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। पहले क्या होता था कि लोग एक मनी लेंडर होता था, आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक इनफॉर्मल सेक्टर मनी लेंडर होता है, वो बहुत सारे लोगों से पैसे देता है, और फिर जब वो पुअर पर्सन वो पैसे नहीं दे पाते उसको आप जबरदस्ती उसका लैंड हड़प लेता है। आप लोगों ने मूवीज में देखी होगी, ठीक है। तो वो क्या होता है, अगर आप मनी लेंडर से या फिर विलेजेस में या फिर आप आस पड़ोस से ले लेते हो तो वो इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाएगा, जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता। और जब आप बैंक में जाके लोन लेते हो दैट इज फॉर्मल सेक्टर। ओके, तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है आज अभी हम पढ़ेंगे। और बच्चों एक बात याद रखिएगा कि अगर इसी आपको फॉर्मल सेक्टर इंडिविजुअल पूछ सकते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर इंडिविजुअल्स पूछ सकते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो 1 डिफरेंस 2 डिफरेंस लिख लीजिएगा। अगर सिर्फ फॉर्मल सेक्टर पूछता है तो 2 लाइन लिखना है फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। अगर इनफॉर्मल सेक्टर इंडिविजुअल पूछता है तो भी 2 लाइन्स लिखने आपने। तो ऐसे आपने अपने आंसर्स को डिजाइन करके आना है, ठीक है। अच्छे से लिख के आओगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, राइट। तो अब हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। जहां पे बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं उसको हम फॉर्मल, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर होता है, आरबीआई के अंडर होता है। जब हम आस पड़ोस से ले लेते हैं लाइक मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयज, फ्रेंड्स, रिलेटिव से ले लेते हैं पैसे, तो दैट इज इनफॉर्मल सेक्टर। बैंक रिक्वायर्ड कोलेट्रल, कोलेट्रल मीन्स क्या मैंने आपको भी बताया था सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट कराती है, ताकि इन केस फ्यूचर में आप पैसे बैंक को नहीं पे कर पाए तो बैंक उसको बेच के अपना लोन रिकवर कर लेगा, दैट इज कोलेट्रल। ओके, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर गेटिंग, आपको पूरा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे जब आप बैंक से लोन लेते हो। और सेकंड नेम क्या बताया मैंने आपको, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए। रिपीटेड बोरोइंग कैन लीड टू बी अ डेब्ट ट्रैप। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी आपको फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ेगी। आप गए पैसे मांगा उन्होंने दे दिया, बट क्या होता है कि वो हाई इंटरेस्ट रेट पे करते हैं और एक आप डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेब्ट ट्रैप क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आपने अभी लोन लिया 10 रुपए का, हम 10 रुपए का लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपको इस पे 2 रुपीज इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 रुपीज नेक्स्ट मंथ अगर आप जब करते हो हर मंथ आपको 2 रुपीज पे करना पड़ेगा। बट आप कमाते हो ये 2 रुपीज, तो आप क्या करोगे कि 2 रुपीज किसी और से लेके फिर उसको इसको दे दोगे, ए को दे दोगे, ठीक है। बी से लिया और ए को दे दिया, फिर नेक्स्ट मंथ आपको 2 रुपीज देना पड़ेगा, तो फिर आपने क्या किया सी से लिया और बी को दे दिया। तो क्या है आप एक ट्रैप में फंस रहे हो, आपके पास कोई मनी नहीं आ रही, आपकी इनकम जनरेट नहीं हो रही, आप इंटरेस्ट देने में ही फंसे जा रहे हो, तो आप एक ट्रैप में फंस जाते हो। तो इनफॉर्मल सेक्टर में जनरली एक जो पर्सन होता है वो ट्रैप में फंस जाता है, वो इंटरेस्ट करते 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 और वो अपना मनी जनरेट नहीं कर पाता, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज। जो लोन पर क्या चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। जो चार्ज होता है ना जब आप बैंक से लोन लेते हो बहुत मिनिमम होता है, 1-2%। बट जब आप रिलेटिव या फिर आस पड़ोस से जब आप लेते हो तो वो क्या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, 7, 8 ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, तो आप उसको पे करने में ही आपकी जिंदगी बीत जाती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट मेकिंग दे ऑल्सो ऑब्जेक्टिव। बैंक्स क्यों बनाया गया, गवर्नमेंट्स ने बैंक्स बनाई फॉर द विलेजर, फॉर द बिजनेसमैन, फॉर द पुअर पीपल, ठीक है।
तो इसके क्या होता है, वो प्रॉफिट अर्न करना उनका मोटिव होता है, 50% लगा लो, 50% उनका मेन मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट जनरेट करेंगे जो आप वो लोन दे रहे हैं। बट 50% उनका क्या होता है, वेलफेयर, कि लोगों अपने अपने इनकम को जनरेट करे, वो भी उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो। तो वेलफेयर भी मोटिव होता है, प्रॉफिट भी मोटिव होता है। दूसरी तरफ जब इनफॉर्मल सेक्टर से आप जब मनी लेते हो ना, तो उनका एक मोटिव होता है प्रॉफिट जनरेट करना, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट कमाना, ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स आर फेयर एंड रीजनेबल्स। जो क्रेडिट्स दिया जाता है, जो लोन्स दिए जाते हैं, वो बहुत रीजनेबल दिया जाता है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अब तो बहुत जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी वो आपको लोन देते हैं बैंक वाले, ठीक है। जो पुअर पीपल होते हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो जीरो इंटरेस्ट रेट पे भी देते हैं, ठीक है। दे इम्प्रूव द टफ एंड सम टाइम इफ अनरीजनेबल टर्म ऑफ। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जब इनफॉर्मल सेक्टर से होता है, जब आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते हो, तो वो आपका जो भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई थी, दैट इज कोलेट्रल, वो आपका ले लेते हैं, आपका घर ले लेते हैं, आपकी ज्वेलरीज जो आपने रखा होगा वो ले लेते हैं। तो अनफेयर ट्रीटमेंट होती है इनफॉर्मल सेक्टर में। बट फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, फेयर ट्रीटमेंट होता है। जो फॉर्मल सेक्टर होता है ना बच्चों, वो क्या होता है कि किसी के कंट्रोल में होता है, और जो कंट्रोल में होता है, सब सारे कंट्रीज में एक सेंट्रल बैंक होती है, और हमारे कंट्रीज में क्या है, एक आरबीआई है, जो कंट्रोल करती है, जो लुक आफ्टर करती है कि सारे जो बैंक है वो किसी को अनफेयर ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहे हैं, किसी को डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे हैं, किसी को मतलब अनफेयर ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा। तो सारे रूल्स रेगुलेशंस देखते ही हैं आरबीआई। बट इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या होता है, कोई किसी को नहीं देख रहा, वो अपनी मन चाहे से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। अगर वो पे नहीं कर पाते बोरोअर, तो उनके जो सारे संपत्ति हैं वो ले लेते हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट हो रही है, अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। तो कोई यहाँ पे कोई भी बैंक के ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, कोई भी सुपरवाइजर नहीं होता जो कंट्रोल करे। तो हमने क्या पढ़ा, फॉर्मल सेक्टर जो कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कि किसी के कंट्रोल में है, एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, और वेलफेयर मोटिव से भी वर्क होती है। वेयर एज क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर जहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, जितनी मर्जी कर रहा है, और यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होती है, यहाँ पे कोई वेलफेयर मोटिव नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर्स, कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई नॉर्म्स नहीं फॉलो किया जाता। और ये क्या था डिफरेंस, जो कि आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, और 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं। आपको मैं फर्दर अभी बताऊंगी, ठीक है। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपने देख लिया कि आपको 1 वर्ड पूछ लेंगे कि क्या है, कोलेट्रल क्या है, चेक क्या है, क्रेडिट क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। तो आपने 40 वर्ड्स में अपने आंसर्स को कंप्लीट करना है। अब हम शिफ्ट होते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चंस में। आपको यही चीज अगर 3 मार्क्स में पूछ लेता है, तो आपने आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है, चलिए वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 3 मार्क्स का आता है। अभी सारे आपके क्या होंगे, 3 मार्क्स का होगा। तो आपने ऐसे मिनिमम आपने 3 लाइंस तो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। तो आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन 3 आंसर्स आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप 3 नहीं लिख सकते, 3 तो लिखना है, और 4 लिख के आओगे। मेनली मेरी अगर एडवाइस लेना चाहते तो आप 4 तो याद करके जाइएगा, क्योंकि एक आधा हम भूल जाते हैं। तो ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल हाउ पीपल इन्वॉल्व विद द बैंक। अब क्या है कि जो लोग हैं ना, वो बैंक में इन्वॉल्व क्यों होते हैं, बैंक क्यों जाते हैं, इसका आंसर आपसे पूछ सकते हैं। दूसरी तरफ से आपसे ये भी पूछता है कि जो बैंक है वो हेल्पफुल कैसे है, ऐसे मोल्ड करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबका आंसर यही है कि बैंक कैसे यूजफुल है लोगों के लिए। तो अब चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे बच्चों, कि बैंक हेल्प पीपल टू सेव देयर मनी एंड कीप देयर मनी सेफ custody of the bank accept deposit from the public and also have to earn interest and their deposit.
फर्स्ट लाइन हमारा क्या कह रहा है कि जो बैंक है वो सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, कि लोगों के पास सेविंग है वो अपने पास रखते हैं तो वो चोरी भी हो सकती है, वो कुछ भी खर्च कर सकते हैं जिसका कोई प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो बैंक हेल्पफुल करता है कि वो जो उसकी सेविंग है उसका मल्टीपल इनकम जनरेट हो, इंटरेस्ट उस पर मिलता है, और क्या उनकी जो सेविंग्स है वो सेफ रहे। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, पीपल कैन विड्रॉ द मनी डिपॉजिट विद द बैंक। क्या है, डिपॉजिट भी कर सकता है और एट द टाइम ऑफ देयर नीड दे कैन विड्रॉल। मतलब बैंक जो है ना बच्चों वो क्या हेल्पफुल कर रहा है, वो अपना डिपॉजिट भी कर सकता है, डिपॉजिट मतलब बैंक में रख भी सकता है, और विड्रॉल करा सकता है, जब उसको जरूरत पड़ेगी तो वो निकाल भी सकता है। और इसका हम दूसरा नाम क्या करते हैं, ऑन डिमांड। जब वो बैंक लोग अपने विड्रॉल करते हैं मनी तो उसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, राइट। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है, बैंक ऑल्सो ग्रांट लोन, लोन भी देती हैं, जो कि हमने क्रेडिट पढ़ा था कि वो सिक्योरिटी कोलेटरल या फिर डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट वो लोन प्रोवाइड कराती हैं टू द वेराइटी ऑफ पीपल, मल्टीपल ऑफ पीपल। ओके, इन द टाइम ऑफ नीड इंडिविजुअल बिजनेस हाउसेस इंडस्ट्रीज कैन बोरो मनी फ्रॉम द बैंक। अब आपको बड़े होके बिजनेसमैन बनना है, तो आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आप क्या करिएगा, आप बैंक जाइएगा, लोन ले लीजिएगा, बिजनेस अपना डेवलप करिए, जो इनकम जनरेट किया फिर आप रिटर्न कर सकते हैं। तो बैंक क्या है, इतने सारे चीजें प्रोवाइड, फर्स्ट क्या प्रोवाइड कराता है, चलिए मेरे साथ सुनिए और बोलिए, सेविंग्स, आपकी जो सेविंग्स है उससे इनकम जनरेट कराता है। दूसरा कि आप विड्रॉल भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, और डिपॉजिट भी कर सकते हो। और थर्ड क्या है, लोन प्रोवाइड कराता है, जब आपके पास पैसा नहीं होता बिजनेस करने के लिए, या फिर कोई आपको जरूरत इमरजेंसी होगी, आपके घर में कोई बीमार हो गया, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बैंक में जाके लोन ले सकते हो। तो आपने देखा बैंक कितना यूजफुल है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं 3 मार्क्स में, और आपको 80 वर्ड्स में अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाउ कैन बी मनी बी इजली एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गिव एन एग्जाम्पल। हमने क्या देखा कि जो पहले था हमारे पास कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि आपने चैप्टर्स में पढ़ा ही है, बट मैं आगे और भी बताऊंगी। तो फिर क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ मनी। मनी कैसे हेल्पफुल है एक्सचेंज में, आप इसका आंसर दीजिए। चलिए फर्स्ट जो है पॉइंट क्या बोल रहा है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो मनी है ना वो ट्रांजेक्शन में हेल्प करती हैं, जैसे कि आपके पास गुड्स हैं, आप पैसा पे करोगे, गुड्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर्विसेज चाहिए, जैसे डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाओगे, पैसे दोगे, दवाई ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, हेल्पफुल है ना। अब होता अगर कमोडिटी एक्सचेंज करता, आप डॉक्टर के पास जाते, कहते हैं भाई मेरे पास तो गाय है और आपको सिर्फ फीवर है, तो आपको फीवर के बदले आपको इतना बड़ा अपनी जो एनिमल है वो देना पड़ता, तो लॉस हो जाता ना। तो उसमें कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज इजिली नहीं था बार्टर सिस्टम में, इसलिए मनी को इंट्रोड्यूस हुआ, और मनी बहुत हेल्पफुल है ट्रांजेक्शन और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। दूसरा क्या है, पर्सन होल्डिंग मनी कैन easily exchange it for any commodity and services that he or she might want। आपको जो चाहिए, अगर आपके पास मनी है वो आप जाके मार्केट में खरीद कर सकते हो, और चाहे वो गुड्स हो वो सर्विसेज हो, तो इजिली आप खरीद सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू व्हाट, मनी के। थर्ड में आप क्या लिखोगे, एवरीवन प्रेफर टू रिसीव पेमेंट इन मनी एंड एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दे वांट। तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग क्या समझते हैं कि हमें जो गुड्स, अगर सेलर क्या है, अगर वो सेल कर रहा है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो क्या चाहता है, मुझे मनी ही मिले। अगर आप कमोडिटी दोगे, अगर वो आप सेलर आपको कोई चीज दे रहा है और उसके बदले में कहोगे नहीं भाई आप मेरा एनिमल ले लो, मेरे पास शूज ले लो, ये लो ले लो, क्या वो लेगा, नहीं लेगा। वो प्रेफर किस में करेगा, मनी में करेगा। इसीलिए जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और इजिली ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो मनी इज वेरी यूजफुल, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ गए, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों।
आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, समझ आ रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़िए आप लोग मेरे साथ। Why do we need to expand the formal source of credit in India? हमने क्या पढ़ा अभी डिफरेंस, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, अगर आप मनी या लेते हैं बैंक से या डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो वो क्या होता है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अगर आप आस पड़ोस के लोगों से ले लेते हैं मनी तो वो क्या होता है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो इंडिया में फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्यों लाया गया, तो सिंपल टर्म्स में मैं पहले आपको एक स्टोरी की तरफ समझा देती हूँ, फिर हम वर्ड्स टू वर्ड समझेंगे। ओके, तो क्या हुआ था कि पहले आपने मूवीज में बहुत देखा होगा कि एक मनी लेंडर हुआ करता था, उसके पास बहुत सारे पैसे होते थे और वो विलेज का राजा हुआ करता था। ठीक है, तो राजा वो अब क्या करता था, गरीब लोगों को पैसे चाहिए होता और उनके पास छोटे पीस ऑफ लैंड होते थे। तो वो जो पुअर पीपल वो मनी लेंडर के पास जाता था कि भैया मुझे अभी अपनी बेटी की शादी करनी है, आप मुझे 10,000 20,000 रुपए दे दीजिए, और बदले में वो अपना जो उसके पास लैंड होता था उसके जो कागज उसके डॉक्यूमेंट्स थे वो मनी लेंडर के पास चला जाता। बट वो 10,000 20,000 उसने ले लिया, बट उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता था। तो जो प्योर पीपल क्या करता था, फिर उसका एक साल बाद ही वो मनी लेंडर वो उसके लैंड को बेच करके, और जहां वो 10,000 20,000 वो देता, उस लैंड की जो प्राइस थी वो 50,000 की थी, तो 20,000 के बदले में वो 50,000 कमा लेता था। ऐसे जो पुअर पीपल थे वो बहुत एक्सप्लॉइट होते थे, वो बहुत डिस्क्रिमिनेशन होते थे, उनका सारा जो मनी था वो मनी लेंडर के पास चला जाता था। तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करते थे, 5%, 7%, 12% ऐसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। जो मनी लेंडर था वो बहुत गंदा सा था, आप मूवीज में देखते होंगे, है ना। तो इसकी वजह से जो इंडिया में फॉर्मल सेक्टर जो बैंक हुई वो स्टैब्लिश हुई फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के, गरीब विलेज लोगों के लिए जो गवर्नमेंट यू बैंक लेके इंट्रोड्यूस कराई, और इससे क्या हुआ, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन मिलता था। उनको जरूरत अगर उनको 10-20 हजार चाहिए तो वो जाता था, 1-2 इंटरेस्ट रेट पे उनको क्या मिल जाता था, लोन मिल जाता था, क्रेडिट मिल जाता था। ओके, तो फर्स्ट अब हम पढ़ ले, ये स्टोरी थी। ओके, अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, तो एग्जामिनेशन में तो ऐसे लिख के आना है। और एक बात और बच्चों, कि अगर आपको इसके जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो आप टेलीग्राम एड्यूग्रोन 10 टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्या है, देयर इज अ नो ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन दैट सुपरवाइज, ऑर्गेनाइजेशन मतलब आरबीआई, कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं है कि कोई क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ लेंडर, जो मनी लेंडर है वो एक्सप्लॉइट करे, तो उसके ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर में। इस वजह से फॉर्मल सेक्टर लाया गया। ओके, फिर सेकंड क्या पॉइंट है, नो वन कैन स्टॉप द रूलर मनी लेंडर फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। वो क्या करते थे, अनफेयर मीन्स करते थे, किसी को हाई रेट किसी को लो रेट, ऐसे मतलब अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन था मनी लेंडर, तो कोई भी उसके पास नहीं था कि उसको मनी बैक कर जाए, तो इस वजह से फॉर्मल सेक्टर लाया गया। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, इनफॉर्मल लेंडर चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये बच्चों ये बिगेस्ट प्रॉब्लम थी, ये बिगेस्ट प्रॉब्लम। As a result, large part of the earning of borrower and the farmer are used to pay the loan. High rate of interest, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या थी कि जो मनी लेंडर था वो अनफेयर, किसी से कम किसी से ज्यादा, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 10%, 12% जो इंटरेस्ट रेट पे करता था। जो एग्रीकल्चर थे और जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे, वो अपना इंटरेस्ट पे करने में ही इनकम गवा देते थे, उनके पास कोई भी इनकम जनरेशन या फिर वो इनकम उनके पास रह नहीं पाती थी, इसकी वजह से वो डैप ट्रैप में फंस जाते थे। तो ये बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम था, इस वजह से बच्चों क्या आया, फॉर्मल सेक्टर। आप समझ रहे हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स थी इनफॉर्मल सेक्टर में, तभी जो फॉर्मल सेक्टर लाया गया इंडिया में। ओके, तो आपको
लिमिटेशन भी पूछ सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर का, और फॉर्मल सेक्टर क्यों लाया गया ये देखिए मोल्ड करके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, द अमाउंट टू बी पेड इट्स ऑफन ग्रेटर देन द इनकम। और लास्ट में वो डेप्ट ट्रैप पे क्या होता था, 10,000 की वो मनी लेते थे स्टार्टिंग में, और उनको 20,000 उसके ऊपर पे करना पड़ता था। तो लास्ट में वो बहुत बिगेस्ट अमाउंट, इनकम से भी ज्यादा उनको अमाउंट पे करना पड़ता था। इस वजह से जो फॉर्मल सेक्टर लाया गया इंडिया में। समझ आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए रीड कीजिए। हाउ इज द मनी यूज इन द एवरीडे लाइफ? मनी कैसे यूजफुल है, कैसे ट्रांजेक्शन होता है मनी का एवरीडे लाइफ, एग्जाम्पल के थ्रू भी करेंगे। तो कैसे है देखिए, मनी प्ले अ सेंट्रल रोल इन आवर डेली लाइफ। जो मनी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। अगर आप मनी नहीं होगा तो आप स्कूल में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। आप कोई चीज खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। बॉयज को बाइक चाहिए होता है, खिलौने चाहिए होते हैं, क्या वो खरीद पाएंगे? नहीं गए। गर्ल्स को डॉल चाहिए होता है, मेकअप का सामान होता है, क्यों मनी के बिना खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो देखा, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, मनी बाय एज अ फूड, खाने के लिए फूड खरीदते हो, पहनने के लिए क्लोथिंग, रहने के लिए शेल्टर। ये सब किसके थ्रू आ रहा है? मनी के थ्रू आ रहा है, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट क्या है, मनी प्रोवाइड अ सोशल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। कैसे देखिए, इट नीडेड टू प्रोक्योर सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर। अगर आपके पास मनी नहीं हुआ और आप बीमार हो जाते हो तो क्या आप डॉक्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देख लेगा? नहीं देख लेगा। वो पहले मनी लेता है, फिर आपको देखता है और फिर दवाई देता, फिर वो आप ठीक होते हो। तो देखा मनी कितनी। एजुकेशन, स्कूल में पे करते हो, टीचर्स को पे करते हो, देन वो आपको पढ़ाते हैं ना, तो मनी कितनी इंपॉर्टेंट है, देख लिया आपने। एंटरटेनमेंट, आप मूवीज देखने जाते हो, टिकट लेते हो, किससे लेते हो? मनी से लेते हो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए बच्चों, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे ही बताओगे कि क्रूशियल रोल और इम्पोर्टेंट रोल है मनी का, और कहाँ कहाँ पे है, फूड में, क्लोथिंग में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में। तो ये सारी फैसिलिटी किसकी वजह से आता है? मनी की वजह से आता है। ओके, तो आप ऐसे आंसर्स लिख के आओगे। 3 पॉइंट्स, 3 मार्क्स 3 पॉइंट्स। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज मनी? मनी क्या है? व्हाट इज अ मॉडर्न मनी करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मॉडर्न क्यों कह रहा है कि पहले जो था वो बार्टर सिस्टम था, उसके बाद मनी इंट्रोड्यूस हुआ, और मनी कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखिए। ये ना 2-3 क्वेश्चंस जैसे 3 मार्क्स में और जैसे 5 मार्क्स में जाएंगे वैसे भी ऐसे आ सकते हैं, तो आपने ऐसे यूज करना है। तो आंसर्स क्या लिखना है आपने? मनी क्या है? मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? हम कोई भी गुड्स परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसके वजह से? मनी से। सेलर और बायर गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। तो क्या हो गया? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन, जो कि हम फर्स्ट स्लाइड से पढ़ते आ रहे हैं। पर्सन होल्डिंग अ मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट एंड एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और सी वांट। आप जो चीज चाहते हो, आपको बाइक चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको KFC में जाना है, कहीं भी जाना है, तो क्या है? मनी है। और अगर आपके पास मनी है तो आप इजिली जो चाहे आप खरीद सकते हो। तो ये क्या है डेफिनेशन मनी का? तो मनी क्या हुआ? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शंस। देख रहे हैं आप लोग? मनी मॉडर्न करेंसी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज मनी को हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया। क्यों किया? फर्स्ट देखिए, it is clarified for the particular denominations। denominations क्या होता है? 10 रुपीज, 20 रुपीज, क्या है? देखिए यहाँ पे है 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 200, 2000। ये सारे डेनोमिनेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है, ठीक है। इस वजह से हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसको एक्सेप्ट किया।
सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे बच्चों, इट इज इशू बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अथॉरिटी, एक लीगल अथॉरिटी जो कि सेंट्रल बैंक है उसने अथोराइज किया कि हाँ ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आपको कोई भी एक पेज में 10 रुपए लेके दे देगा और बोलेगा जाओ खरीद लो, क्या खरीद लोगे? नहीं, जहां पे आरबीआई का गवर्नर साइन करेगा वो। और आप लोग एक एक क्वेश्चन है, अभी आप लिखिए कि आरबीआई का गवर्नर प्रेजेंट टाइम पे कौन है, और नेक्स्ट वीडियो जब मैं कराऊंगी उसमें आपको ये आंसर दूंगी। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, प्रेजेंट टाइम में आरबीआई का गवर्नर कौन है, ठीक है। So it is authorized by the government of India. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो सेंट्रल अथॉरिटी सेंट्रल बैंक आरबीआई, इसके द्वारा लीगल अथॉरिटी दिया गया है, लीगल प्रोसीजर किया गया है। इसकी वजह से हमने जो मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है, राइट? समझ आ गया? तो मनी में क्या है, मनी इज अ ट्रांजेक्शन पर्पस यूज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और मनी को हमने एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि ये सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज है, सेंट्रल ऑफ गवर्नर जैसे आरबीआई के थ्रू ऑथोराइज है, और ये डेनोमिनेशन में होता है, लाइक 10 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज। इस वजह से हमने इसको एज अ मनी एक्सेप्ट किया है। ओके, चलिए समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आप लिख के आओगे। ये देखिए क्वेश्चंस हमारे 2 मार्क्स में भी आया, और ये 3 मार्क्स में भी आया, और ये 5 मार्क्स में भी आएगा, बट इसको लिखना कैसे है ये आप समझिए, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज कोलेट्रल, जो कि हमने 2 मार्क्स में किया। बताइए कोलेट्रल क्या है? एक सिक्योरिटी दिया जाता है कि इन केस जो बोरोअर है वो फ्यूचर में मना कर देता है, वो बोलता है मैं नहीं पे कर सकता, तो लेंडर क्या करेगा, वो सिक्योरिटी को बेच के अपना लोन, उसने जो लोन दिया था वो रिकवर कर लेगा। दैट इज कोलेट्रल। कोलेट्रल का दूसरा मीनिंग सिंपल टर्म में क्या है, सिक्योरिटी, जो कि लेंडर रखता है बोरोअर के अगेंस्ट। ओके, व्हाट हैपन इफ द बोरोअर फेल, जो बोरो करता है वो फेल हो जाता है रीपे द लोन। गिव सम एग्जांपल ऑफ कोलेट्रल। तो बच्चों ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी समझाया। आपने कोलेट्रल का मीनिंग क्या लिखना है कि कोलेट्रल एक सिक्योरिटी होता है जो लेंडर बोरोअर के अगेंस्ट रखता है। अगर बोरोअर फेल हो जाता है लोन देने से, तो जो लेंडर है वो सिक्योरिटी कोलेट्रल को बेच करके वो रीपे कर लेगा, अपना उसको बेच लेगा सिक्योरिटी और कोलेट्रल, जैसे लैंड को बेच लेगा, उसकी बिल्डिंग, उसके हाउस को बेच करके, और जो उसने लोन दिया था ना वो लोन रिकवर कर लेगा। दैट इज कोलेट्रल। और जब अब बोरोअर फेल हो जाता है उसको बेचकर वो अपना रिकवर कर लेगा। अब सब एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स देख लीजिए, यहाँ पे हैं। जैसे क्या हो गया कोलेट्रल का एग्जाम्पल, लाइफ स्टॉक हो गया, बिल्डिंग हो गया, हाउस हो गया। किसी किसी के पास वो सर्टिफिकेट या फिर जो भी हाउस का जो उसके पास सर्टिफिकेट होता है वो दे देता है कि हाँ अगर मैं पे नहीं कर पाए इन फ्यूचर में, तो आप मेरे हाउस को, घर को बेच करके अपना लोन रिकवर कर लेते। दैट इज सम एग्जाम्पल ऑफ कोलेट्रल। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों देखिए, इसको आप अगर आपको 3 मार्क्स में आता है, 20 मार्क, ओके, तो अगर आपके 3 मार्क्स में आता है तो आपने 3 पॉइंट लिखना है। अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो 5 क्वेश्चन। तो मैंने आपको बता दिया ना कि अगर एक ही क्वेश्चन वो 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। अगर 3 मार्क्स में वो आता है तो 3 पॉइंट लिखना है, अगर 5 में आप पूछते हैं तो आपने क्या लिखना है, 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सप्लेन 3 टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स। क्रेडिट्स के जो कि मैंने आपको बताया था, लोन को 3 टर्म्स में समझाइए। चलिए देखिए क्या क्या है। द टर्म ऑफ क्रेडिट एज अ मेंशन बिलो, जो टर्म ऑफ क्रेडिट है वो नीचे दिया गया है। कौन कौन से, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट, ये क्या क्या है चलिए देखते हैं। द टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी substantially from one credit agreement
टू अनदर। ठीक है। इंटरेस्ट रेट इन द फॉर्मल सेक्टर इज बैंक cooperative about 9 to 5%, but in formal sector the money lender gain merchants charge a high rate, thus the cost of the borrower if in informal sector is much high। तो देखिए, तो क्रेडिट क्या है? क्रेडिट का दूसरा नाम क्या है? लोन। लोन लोन लेता है। अगर आपको बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो आपके पास इतनी मनी नहीं है, तो आप क्या करोगे? या तो बैंक सेक्टर में जाओगे या तो इनफॉर्मल सेक्टर जाओगे, जैसे आस पड़ोस से ले लिया। तो उसके अगेंस्ट वो क्या करेंगे? आपसे चार्जेस लेंगे, इंटरेस्ट, जो कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपके अगेंस्ट लेंगे। तो अगर आप बैंक में जाते हो बच्चों, तो वो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको पढ़ाया कि क्यों वो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट के साथ साथ आपके वेलफेयर को भी देखते हैं। बट आप जब इनफॉर्मल सेक्टर जाते हो, जैसे आस पड़ोस में चले गए, तो वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई पे करेंगे। और क्या है, क्रेडिट के क्या, या तो वो उसके अगेंस्ट जो लोन ले रहे हो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कोलेट्रल रखते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं कि इन केस आपने लोन लिया और बाद में आपने नहीं पे कर पाए, तो वो जो कोलेट्रल रखा है ना उन्होंने, वो आप उसको बेच करके वो अपने जो लोन है वो रिकवर कर लेंगे। तो दैट इज क्रेडिट। ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फॉर्मल सेक्टर में जो होता है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मनी लेंडर टेक कोलेट्रल सच एज लैंड। जो मनी लेंडर होता है वो लैंड को एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करा लेता है। इंटरेस्ट रेट इज हायर। हमने अभी पढ़ा, जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई पे करता है। borrower is unable to repay for any reason, they try to exploit the borrower by taking control or collateral as a lend। मैंने अभी स्टोरी, पिछले एग्जाम्पल में एक स्टोरी बताया था, एक मनी लेंडर होता है, वो लैंड की डॉक्यूमेंट्स मनी लेंडर को दे देता है। अगर आपको फिर नहीं समझ आया तो प्लीज रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि अगर फिर से समझाऊंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो मनी लेंडर एक्सप्लॉइट करता है पुअर पीपल को, तो ये क्रेडिट्स के टर्म्स है। बैंक इंसिस्ट अ डॉक्यूमेंट। जो बैंक है ना वो लैंड को ही नहीं रख लेता, उसके डॉक्यूमेंट्स को रखता है। ठीक है। कोलेट्रल बिफोर गारंटिंग द लोन। ठीक है। तो जो बैंक है वो डॉक्यूमेंट्स रख लेता है अगर वो लोन देता है। अगर आप लोन लेते हो और बैंक में जाते हो और मुझे कहते हो, उनको कहते हो 1 लाख का लोन दे दीजिए, तो वो ऐसे दे देंगे? नहीं देंगे। वो उसके अगेंस्ट आपके घर जहां आप रहते हो उसके कागज, उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखाएंगे। ठीक है। बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू पे फॉर द पुअर पीपल टू गेट लोन फ्रॉम द बैंक। और बहुत सारी, देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर इनफॉर्मल सेक्टर में इतनी सारी डिफिकल्टी है तो फॉर्मल सेक्टर में नहीं है। फॉर्मल सेक्टर में भी डिफिकल्टी है। वो क्या है कि जो नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस बहुत सारे फॉलो करने पड़ते हैं। तो पुअर पीपल सोचते हैं, ओ इतना टाइम कौन लगाएगा, चलो आस पड़ोस से ही ले ले। इसी वजह से जो पुअर पीपल है, अनएजुकेटेड पीपल हैं, वो बैंक नहीं जाके मनी लेंडर के पास जाते हैं और वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। तो ये था एग्जाम, ये ऐसे क्वेश्चन अगर क्रेडिट पे आए ना तो आपने ऐसे देना है। क्रेडिट क्या होता है, लोन होता है, ऐसे ऐसे आपने, जैसे मैंने आपको पढ़ाया वो आप क्वेश्चंस आंसर्स लिख के आओगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। ये पिछले 7 था, अब 8th क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए भी देखते हैं। वाई शुड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट फ्रॉम द बैंक एंड कोऑपरेटिव विल बी अवेलेबल फॉर ऑल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट मीन्स दूसरा नेम क्या है, लोन, वो रीजनेबल रेट में होता है बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में। क्यों होता है ऐसे? आपको बैंक में, अगर बैंक में जाओगे और कोऑपरेटिव बैंक भी होती हैं, उसमें जाओगे जो गवर्नमेंट के अंदर होती है, वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों चार्ज करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार मार्क कर देते हैं। क्यों होता है, चलिए पढ़ते हैं।
Credit at reasonable rate of interest should be available for all so that they may increase their income and help in the overall development of the country. देखिए जो बैंक होती है वो गवर्नमेंट के अंदर होती है, गवर्नमेंट के अंदर होती है तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हाँ आप ना पुअर पीपल को लोन दीजिए, अगर वो लोन देंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर वो अपना बिजनेस कराएंगे, तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक है वो डेवलप्ड हो रहा है, तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलप्ड हो रहा है। और जो पीपल बिजनेसमैन कर रहा है, पहले वो उसकी 100 रुपए इनकम थी, बिजनेस करने के बाद जो इनकम थी उसकी 1000 होगी, तो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और डेवलपमेंट हुआ और ओवरऑल इकोनॉमी की भी डेवलपमेंट हुआ। इस वजह से जो रीजनेबल रेट पे देती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें। ठीक है, समझ आ रहा है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डू लिटल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ बोरोअर्स। अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे बैंक तो क्या होगा कि सारा पेमेंट जो बोरोअर ले रहा है, बिजनेसमैन करने वाला ले रहा है, वो सारा उसका जो इनकम जनरेट होगा वो रीपे करने में ही चला जाएगा, तो उसका कोई इनकम जनरेट नहीं हुआ। इस वजह से वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती हैं बैंक्स। ठीक है बच्चों, चलिए 3, आपने 3 पॉइंट्स लिख के आना है 3 में। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में। इट इज नेसेसरी दैट बैंक एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लैंडिंग particularly in rural areas so that dependence on people on informal sectors of credit reduce। जो गवर्नमेंट है ना वो प्रमोट कर रही है बैंक्स को कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन दो एट अ रीजनेबल रेट, क्योंकि वो जो इनफॉर्मल सेक्टर पे लोग डिपेंड होते हैं ना उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाए इनफॉर्मल सेक्टर पे। इस वजह से जो बैंक है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। ठीक है, अब 4th पॉइंट, अगर 3 पॉइंट एक पॉइंट भूल गए तो चौथा याद आएगा तो लिख लेना। ठीक है, in addition to the more credit should be given to the poor to get a maximum benefit from the cheaper land। ठीक है, जो लोन है ना बैंक जो लोन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रही हैं, क्यों दे रही हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होंगी, जो पुअर लोग हैं वो उनकी डिपेंडेंसी खत्म होगी इनफॉर्मल सेक्टर पे। तो ये सब आप लिख के आ जाना। ठीक है, तो आगे मूव करें। अब आई बारी 5 क्वेश्चन की। देखिए जो बहुत सिंपल है बच्चों, देखिए जो हमने 2 मार्क्स 3 मार्क्स में किया ना वो क्या करेंगे 5 क्वेश्चन में आपने क्या, तो 5 क्वेश्चन में बच्चों क्या आएगा, 5 मार्क के क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि 2-3 जैसे व्हाट इज क्रेडिट, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्यों जरूरी है, कौन कौन सी क्रेडिट्स को लोन कौन कौन प्रोवाइड कराता है। तो मल्टीपल क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में आपको दे देंगे, वो है 5 मार्क क्वेश्चन। और जो मीनिंग होगा ना, कोलेट्रल पूछ लेंगे, क्रेडिट पूछ लेंगे, मनी पूछ लेंगे, होगा सेम, बट वो बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन एक क्वेश्चन में दे देंगे और वो 5 मार्क्स का होगा और आपको एक 120 वर्ड्स में आपको उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, राइट, समझ गए? तो एक बार देख लेते 2-3 क्वेश्चंस क्या हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी बस मैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा है 2 कैटेगरीज ऑफ सोर्स ऑफ क्रेडिट मेंशन 4 फीचर्स। देखिए 2 सोर्स ऑफ क्रेडिट हमने क्या पढ़ा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, है तो वही ना, देखा आपने, बट इसमें क्या है आपको 4 पॉइंट्स डिस्क्राइब करना है। 10 पॉइंट्स लिख लीजिएगा और आपको 5 मार्क्स दे देंगे। ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर हमने क्या पढ़ा, जो कि एक ऑथराइज सेक्टर होता है, लाइक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरबीआई के अंडर होता है। यहाँ पे वो खुद की प्रॉफिट तो सोचते ही हैं लेकिन वेलफेयर भी सोचते हैं। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट पर्पज से दिया जाता है। और इन केस जो लोन गरीब लोग जो होते हैं वो लोन रिकवर नहीं कर पाते तो जो गवर्नमेंट है वो रिकवर करती हैं। तो फॉर्मल सेक्टर एक मतलब सिस्टमैटिक सेक्टर है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई बायस नहीं होता। ठीक है, तो ये फॉर्मल सेक्टर के बारे में बता दीजिएगा और मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मेन तो क्या है हमें समझना है। इनफॉर्मल सेक्टर दूसरी तरफ क्या है, जो मनी लेंडर है वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, बायस करता है
और क्या कहता है उसके अगेंस्ट बहुत सारे सिक्योरिटी ले लेता है, और इनकेस अगर पुअर पीपल सिक्योरिटी या फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट या लोन रिकवर नहीं कर पाते तो उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है मनी लेंडर ले लेता है, अनफेयर ट्रीटमेंट करता है लोगों के साथ। तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है ये है, ठीक है। लेकिन लोग इनफॉर्मल सेक्टर में क्यों जाते हैं, फॉर्मल सेक्टर में क्यों नहीं जाते, ये भी हमने पढ़ा। क्यों नहीं जाते जल्दी से बताइए। देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर में गए, आपको लोन मिल गया। फॉर्मल सेक्टर में बैंक में आप जाओगे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको लेना पड़ेगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है। इस वजह से जो पुअर पीपल होते हैं सोचते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं सोचते हैं छोड़ो हम आसपास पड़ोस वाले से ही ले लेते हैं। तो ये बस बेनिफिट होता है। बट जो फॉर्मल सेक्टर है वो किसी अथॉरिटी के अंडर होता है, इनफॉर्मल सेक्टर किसी अथॉरिटी अपनी मन मर्जी से काम करते हैं, ठीक है। अब बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो आएगा, तो इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, डिस्क्राइब द ब्रीफ फंक्शनिंग, ये कैसे फंक्शंस करता है, एम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आप ये सारे लिखोगे। तो क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैंने आपको बताया था क्या है, 15 और 20 मेंबर्स ज्वाइंट करके वो एक ग्रुप बना लेते हैं। आसपास जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं, फॉर द म्यूचुअल डेवलपमेंट। ये है इसका फर्स्ट का आंसर जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। और जो मैंने फर्स्ट 2 मार्क क्वेश्चन में भी कराया वो भी लिख सकते हो, ठीक है, सेम है। एम क्या होता है इनका, एम क्यों ये बनाते हैं, क्यों ग्रुप बना के इन्होंने क्या करना है, क्यों होता है, देखिए, टू ऑर्गेनाइज द रूरल पुअर। जो होते हैं मनी लेंडर जो होते हैं बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, तो इन्होंने सोचा हम अपना ग्रुप बनाएंगे और हम अपने म्यूचुअल डेवलपमेंट करेंगे। जब जिसको जरूरत होगी उस जो मनी डिपॉजिट करते हैं वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो वुमेन होते हैं ना वो इसमें इस ग्रुप में होते हैं। तो जो उनकी सेविंग्स होती हैं वो एज अ बैंक एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर उनको जो जिनको जरूरत होती है उस मेंबर को दे दिया जाता है। फिर दूसरे मेंबर को जरूरत होती है तो दूसरे मेंबर्स दे देते हैं और ये म्यूचुअल डेवलपमेंट करते हैं। तो इनका क्या है, म्यूचुअल डेवलपमेंट इनका मेन एम है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं, ठीक है, तो इनका मेन एम है। वर्किंग कैसे है ये भी देख लेते हैं। डिसीजन ऑन लोन एंड सेविंग्स आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन रूल नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो भी डिसीजन हो, जो मेंबर है विद इन द मेंबर जो ग्रुप में है वही वो डिसीजन लेंगे, ठीक है बच्चों। ऑल मेंबर्स रिलेटेड टू द पर्पस, जो मेंबर होते हैं वही वो डिसीजन लेंगे। उनका क्या पर्पस होता है, देखिए, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट शेड्यूल आर डिसाइडेड बाय द ग्रुप मेंबर्स। जो भी होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेना है, कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, क्या पर्पस के लिए डिपॉजिट करना है, सब अपने मेंबर विद इन जो ग्रुप में वो मेंबर होते हैं ना वही डिसाइड करते हैं, ठीक है। दिस ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लोन। और यही ग्रुप जो है वो डिसाइड करता है कि वो लोन को रीपे करेंगे। और एक और चीज, वो लोग तो अपनी सेविंग्स करते भी हैं और वो सेविंग्स क्या करते हैं, एक अपने पास भी रख सकते हैं और बैंक में भी डिपॉजिट कर देते हैं और बैंक से फिर ले लेते हैं। तो उसमें जो एक मेंबर होता है ना वो क्या करता है, बैंक में रेस्पॉन्सिबल होता है, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है, ओके। तो ये भी है, वो अपने पास भी रख सकते हैं, बैंक में भी दे सकते हैं। नॉन रीपेमेंट लोन ऑफ एनी मेंबर इज फॉलोज बाय सीडलेसली बाय द मेंबर। जो हेड होता है, अगर इन केस जो मेंबर था वो पे नहीं कर पाता लोन बैंक को, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल, जो सारे मेंबर्स होंगे ना वो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, म्यूचुअल डेवलपमेंट का एक जरिया है, ओके। इंपॉर्टेंस क्या रहती है, इंपॉर्टेंस भी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, सेल्फ हेल्प इन बोरो आउटकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। इसमें क्या होता है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती, जो कि बिगेस्ट इसका इंपॉर्टेंस है। बिकॉज बैंक आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर वुमेन ऑर्गेनाइज इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप इवन थ्रो दे हैव नो कोलेट्रल्स। जो बैंक होती है ना वो क्या करती हैं, वो ग्रुप को विदाउट कोलेट्रल भी लोन्स प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है।
बी क्या है, बोरोअर कैन गेट टाइमली लोन एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो बोरोअर है वो क्या बैंक से या फिर अगर लेता है ना ग्रुप में से तो बहुत रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, इट हेल्प वुमेन इन द रूरल एरिया टू बिकम अ फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट। ये क्यों बनाया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि जो वुमेन होती है ना, जो मेंबर होता है ग्रुप को, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, इसीलिए बनाया गया। The meeting of the group provide a platform to discuss act a variety of social issue, health, nutrition, domestic violence। देखिए, मेनली जो ये ग्रुप बनाया जाता है ना, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, बट स्ट्रिक्टली कोई कंट्रोल नहीं करता, गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाते हैं। तो ये जो ग्रुप बनाते हैं वो मीटिंग भी करते हैं। मीटिंग में क्या होता है, वो न्यूट्रिशन, हेल्थ, अगर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या फिर कोई वायलेंस से वो सफर कर रहे हैं, तो सब कुछ डिस्कस होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या था, सेल्फ हेल्प ग्रुप 12 और मेंबर्स जो होते हैं वो नेबर, आसपास के लोग ही होते हैं, वो ज्वाइंट हो जाते हैं और म्यूचुअल डेवलपमेंट करते हैं। सबकी जो पीपल उसमें इन्वॉल्व है ना इंडिविजुअली, वो म्यूचुअल, सब उनका मेन एम क्या होता है, वो सारे डेवलप्ड हो। ठीक है, सारे डेवलप्ड हो, और ये कोई अंडर कोई ऑर्गेनाइजेशनल के अंडर नहीं होता, कोई बैंक के अंदर नहीं होता, आरबीआई के कंट्रोल के नहीं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीगल मानती है। ओके बच्चों, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल्दी पढ़िए, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरिया। बहुत सारे सोर्सेज कौन कौन से हैं रूरल एरिया में। एक मनी लेंडर है, आपको अगर रूरल एरिया में है तो आपके पास कैसा मतलब क्रेडिट लोन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। देखिए, एक तो हो गया मनी लेंडर। जो मनी लेंडर होते हैं ना, वही लोन देते हैं। वो एक मेन एम जो कि पुराने जमाने से चल रहा है, मनी लेंडर वो लोन प्रोवाइड कराते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट के द्वारा ना बहुत, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया ना, वैसे ही 3-4 मेंबर्स क्या मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती हैं, जिसमें वो अपने सेविंग्स को रखते हैं और जब जिसको जरूरत पड़ती है उस सेविंग को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा भी क्रेडिट या लोन दिया जाता है। एग्रीकल्चर ट्रेडर्स हो गए, देखिए जैसे रिलेटिव्स के द्वारा हम ले लेते हैं, आसपास जो आपके मामा चाची, उसके फ्रेंड्स के द्वारा इनफॉर्मल सेक्टर में लिया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। तो मेनली क्या हो गया, हम किस किस से लोन ले सकते हैं रूरल एरिया में, अपने रिलेटिव हो गया, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स हो गए, या फिर मनी लेंडर्स हो गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 4-5 मेंबर मिलके एक बैंक के थ्रू रोल करते हैं, बैंक नहीं होते बट हाँ बैंक के जैसे ही रोल करते हैं, अपने सेविंग्स डिपॉजिट करते हैं, जिस मेंबर को जरूरत है वो सेविंग्स ले लेगा, फिर जो वो इनकम जनरेट कर लेगा फिर वो दे देगा वापस, फिर किसी और को मेंबर को जरूरत पड़ेगी वो फिर यूज कर लेगा। तो ऐसे कोऑपरेटिव डेवलपमेंट होती है, म्यूचुअल डेवलपमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह ही होता है। ठीक है, तो मेनली जो लोन होता है रूरल एरिया में होता है कि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, अनस्ट्रक्चर होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको रूल नहीं कर पाती, कोई रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होता। तो ये सब आप लिख के आइएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ डू बैंक पे अ इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। एक बैंक है, हमने बहुत सारी क्रेडिट्स पढ़ी, जो बहुत सारे सोर्स ऑफ क्रेडिट है, बट जो बैंक है ना वो इकोनॉमिक को डेवलपमेंट के लिए, कोई सोसाइटी को डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करती हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो जल्दी जल्दी हम ये पढ़ते हैं। बैंक हेल्प टू सेव द मनी। हमने क्या पढ़ा था, जो बैंक है ना बच्चों, मैं आपको थ्योरली बता देती हूँ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बैंक क्या है, जो मेंबर अपनी सेविंग्स करती हैं, वो सेविंग्स कर लिया, उसको मोबिलाइज करता है और उसका मल्टीपल इनकम जनरेट करता है। अगर आप सेविंग्स करते हैं और कहीं डिपॉजिट नहीं कराते तो क्या होगा, आपका या तो आप खर्च कर दोगे या फिर चोरी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो बैंक हेल्प करता है कि इनकम जनरेट, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर 10 रुपए तो आपके 15 रुपए हो जाएंगे। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो लोन लेते हैं और वो बिजनेस अपना करते हैं।
यहाँ पे कोई इतना ज्यादा कोलेक्ट्रल नहीं होता। कोलेक्ट्रल मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती, डॉक्यूमेंटेशन होता है, बट अब जो है बहुत बहुत फ्लेक्सिबल लोन दिया जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट बोलती है इनके जो पुअर पीपल फार्मर है वो लोन पे नहीं कर पाएंगे तो हम पे करेंगे। तो ऐसे आपने देखिए ट्राई टू कि आप समझो, कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप समझो और अपने वर्ड्स में लिख के आओ। जरूरी नहीं है कि आपने जो बुकिश लैंग्वेज है वही लिखना है, आपको सारे कंसेप्ट, क्रेडिट क्या होता है, चेक क्या होता है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों है, ये सारे आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर आप अपनी वर्ड्स में उसको आंसर्स लिख के आ जाओ, और जब आप बड़े होगे ना तो भी बेनिफिट होगा। तो बुकिश लैंग्वेज लिख के मत लाओ, कोई गलत मत लिखो, एग्जामिनर भी आपके अच्छे क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। बट थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो आई एम नॉट कमेंटिंग एनी थिंग्स, बट आप अच्छे से पढ़िए, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूंगी, ओके। तो पढ़िए। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड लक।